हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, इधर आपके लेखपाल की बैच की स्टार्टिंग हो चुकी है। मैं आपका अभिषेक सर, आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से, आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसका भाग एक मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो भाग नहीं देखा है वो जाकर वीडियो में आई बटन दिखेगी, उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आज मैं कुछ चीज़ें आपको लेखपाल से संबंधित और भी बताना चाहता हूँ। ठीक है। आपके दिमाग में भ्रम नहीं होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है। 5200 सीटों का अधियाचन मिला हुआ है। इन 5200 सीटों में आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। इसके लिए आपको जान से लगना है। ठीक है। लॉकडाउन के दौरान प्रेशर नहीं लेना है। बहुत बच्चे प्रेशर ले रहे हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 साल तक गवर्नमेंट जॉब पे रोक लगा दी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, पिछले 3 से 3.5 सालों में हो चुके धीरे धीरे इसके कायदे से एक भी भर्ती सही ढंग से क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है। अब लास्ट का पीरियड चल रहा है 1.5 साल बचे हुए हैं अब देखना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी तो मैं आपको बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन के दृष्टिकोण से ही ज़्यादातर लास्ट ईयर में ही वैकेंसी निकालती है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस हो सकता है कि गवर्नमेंट भर्ती निकाले। और आप लोग जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, आई होप कि मई के लास्ट तक में इसके विज्ञापन आ जाएंगे। आप जान लीजिए, विज्ञापन आने के बाद ये मान के चलिए 1 महीने का आपको समय ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। 1 महीने फॉर्म भरने में चले जाते हैं। इसके बाद कम से कम 3 to 4 मंथ्स मान के चलिए तो आई होप कि ये नवंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है। दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रखना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपकी कंप्लीट तैयारी कराएंगे इसीलिए मैं आपको 1 से 2 वीडियो डेली दे रहा हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं दे रहा हूँ। विज्ञापन आया नहीं, सब झुंड की तरह लग जाते हैं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इतना फीस दे दीजिए, इतने पैसे में ये फीस मिल जाएगा। मैं अभी आपको टोटल फ्री दे रहा हूँ, तो आप लोग कहीं भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मैं आपको एथेंटिक कंटेंट दूंगा जो लेखपाल के दृष्टिकोण से है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है कि आप डर कर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ लगिए। 1-2 वीडियो, एक दिन मैथ, रीजनिंग। ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीएस। रीजनिंग तो खैर इसमें नहीं आता। मैथ, जीएस, हिंदी, सब चीज़ों को धीरे धीरे मैं आपका तैयार कराता रहूँगा ग्रामीण परिवेश है, करंट है, धीरे धीरे मैं करंट की भी सीरीज स्टार्ट करूँगा 2020 का आपको से के जनवरी से लेकर। ठीक है। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो 9 से 10 महीने तक का करंट पूछा जाता है। तो आप ये मान के चलिए 2020 से जब नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो 10-11 महीने आपके हो जाएंगे। तो तब तक का करंट आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस दौरान उनके करंट पे भी हम लोगों को नज़र बनाए रखनी है। और इसके बाद मैथ में जितने भी लेक्चर आते हैं, जिस तरह के सवाल आते हैं, उन सवालों को हम कैप्चर करेंगे। इसके साथ ही जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनका मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाला हूं जल्द ही। डेली एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और उस पूरे प्रैक्टिस सेट को मैं सॉल्व कराऊंगा।
जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ठीक है, लेखपाली हो गया, एसएससी के हो गए। तो एक तरीके से हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे जो है, और इस कंप्लीट तैयारी में जो है कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा आने, ठीक है। धैर्य एवं संयम से सब लोग काम लीजिए। आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसके पहले जो है हम लोगों ने चीनी लेखकों, यूनानी लेखकों, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ भारत के हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत, यजुर्वेद, सामवेद, वेदों के बारे में, ईशापूर्व, ईस्वी इत्यादि के बारे में मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट तैयारी करेंगे। पूरा टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद मैं इन पे क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और आप लोग देखिएगा कितनी आप लोग की तैयारी चल रही है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब चीज़ों के करंट तक के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो है, और आप लोग जम के तैयारी करिए जो है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं, आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल इतिहास कहा जाता है। इसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, ठीक है। तो संस्कृति और बर्तन, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मालवा जो है काला तथा लाल, बुर्जहोम संस्कृति जो थी वहाँ पे धूसर, जीके जोखे जो है वो आपका लाल हो गया, दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल, ठीक है। तो इस तरीके की वहाँ पे जो है बर्तन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा जो है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल क्या है हमारा जो है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद, मतलब वहाँ लिखा भी जाता था मगर वो लोग ऐसी लैंग्वेज लिखते थे कि जिसमें भी कोई भी लेख उपलब्ध नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। अगला है ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व जो है। जो होमो सैपियंस मानव हैं इनका जो उद्भव हुआ धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। 3-4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तो उनकी जीविका का जो मेन साधन था वो आपका शिकार था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। उस समय वो लोगों के पास मनोरंजन के भी साधन थे। आगे है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, एवं पहिए का जो आविष्कार था वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था। आइए देखें नेक्स्ट क्या है हमारा जो है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो मनुष्य एक जगह पे जब ठहरने लगा वो नवपाषाण में ही उसने ठहरना स्टार्ट किया जो है, एक जगह पे कंसिस्टेंट होकर, और उसने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया था। आइए देखें, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। और पहला औजार उसका जो है वो कुल्हाड़ी था। और ये आपका जो है प्राप्ति स्थल अति रंपकप्पम था। ठीक है, आगे है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का जो आविष्कार था वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपका मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल थी। खेती के लिए इन्होंने सबसे पहले गेहूं को जो है अपनाया था। एवं जौ थी, गेहूं के बाद इनका जौ था। तो गेहूं और जौ को इन्होंने सबसे पहले किया था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। ठीक है, तो मानव ने सबसे पहले चावल का प्रयोग किया था, लेकिन खेती जो है वो गेहूं और जौ की किया था। आगे है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानवों द्वारा जो है खेती का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, कोल्डिहवा इसका संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई। आगे है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने हुए हैं। पूर्व प्रस्तर युग में जो है उस समय के जो अधिकांश औजार थे वो आपके स्फटिक या पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, आगे रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। पुरापाषाण कालीन औजार की सबसे पहले जो खोज वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था 1863 ईस्वी में। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या था? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। ठीक है, कपि मतलब आपका बंदर है, तो श्वेतभ्रू गिबन जो है वो एकमात्र मानवाब कपि है। ये असम में है। आगे देखिए, अगला है आपका जो है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। ठीक है, भारत में जो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। ठीक है, इनका नाम था रिजले। ठीक है, इन्होंने ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विश्लेषण किया था। आगे देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में आइए देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता क्या है? रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन 14 जो होता है ये आपका जो है जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनकी लगभग अप्रॉक्स में तिथि बताता है कि कोई भी वस्तु कितने साल पुरानी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो सिंधु सभ्यता थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में थी। सिंधु सभ्यता की जो खोज थी राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। इसकी जो खोज थी वो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य
ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो सिंधु सभ्यता के जो है आपके मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके जो स्थल है ये इन स्थानों पर आपके मिले हुए हैं। आइए देखते हैं जो है नेक्स्ट क्या है हमारा, जो है नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। भारत की आज़ादी के पश्चात जो है हड़प्पा संस्कृत के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल और सुतकोदता। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ये भी पता चला था। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। ठीक है, कौन सी चीजें आपको कहां से प्राप्त हुई इनके बारे में भी जान लीजिए। जो है तांबा जो है खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, शीशा ईरान। क्लियर है? तो आइए देखें जो है आपका ये सिंधु काल में आयातित वस्तुएं थी। इन जगहों से ये चीज़ें जो आपकी इस प्रदेशों से आपकी मंगाई जाती थी जो है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके की मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, तो जो उसमें से एक स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबी, 7.01 मीटर चौड़ी। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में एक शील पर पत्थर पर 3 मुख वाले देवता जिनमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। कांसे की नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, तो किसकी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है? हड़प्पा। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिए। जो है आगे है कि आपका जो है मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से
दाएं लिखी जाती थी, मतलब पहले ऐसे इधर से दाएं से बाएं जाते थे, फिर बाएं से दाएं जाते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये सब चीज़ें जान लीजिए, सब डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके जो है। आगे है घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब जो ये रोड पर ये नहीं खुलते थे, पीछे साइड में खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो जो लोथल नगर के केवल जो दरवाजे थे वो आपके मेन सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण होता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये सब देख लीजिए आप लोग जो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। सुरकोदता कालीबंगा लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है। तो घोड़े के अस्थिपंजर सैंधव कालीन, लोथल और कालीबंगा इन सब से मिले हैं। तौल की काय थी संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। आगे है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का साधन वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिले हैं। ये सब सिंधु सभ्यता से देखिए, वृक्ष पूजा, शिव पूजा, ये सब चीजें वहीं से मिली हुई हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया। जो सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर आपको किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। आगे सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में आपका जो है कुबड़ वाला जो साढ़ था और मातृ देवी की उपासना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। आगे देखिए, स्त्रियां होती थी वो मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान है कि सैंधव समाज जो है मातृसत्तात्मक था जो है। आगे सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना साधनों का प्रयोग करते थे। ये लोग वहाँ पे मनोरंजन भी करते थे। मनोरंजन के इनके ये सब साधन थे, पशु पक्षियों को लड़ाना, शिकार करना, मछली पकड़ना, चौपड़। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इस समय में तलवार का कोई विकास नहीं था, न वो लोग उससे परिचित थे। आगे देखिए, कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के हेतु भी किले से घेरा गया। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है। शव को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। शवों को जलाने की भी जो है ये भी देख लीजिए जो है। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। उस समय जो आपकी सैंधव सभ्यता थी वो इसी कारण बढ़ गई है। ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी, आग में पटी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये कुछ लिस्ट है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन कर्ता, वर्तमान स्थिति। ठीक है।
तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। इसको दयाराम साहनी माधो स्वरूप वत्स, ठीक है, 1921 में खोजा था। और ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है में स्थित है इस समय। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, ठीक है। चनहुदड़ो सिंधु में है। गोपाल मजूमदार 1931 में सिंध प्रांत, ये भी अब पाकिस्तान में चला गया है। कालीबंगा घग्गर BBL एवं B के थापर 1953 में राजस्थान का हनुमानगढ़ किला, ठीक है। तो ये सब आज़ादी के बाद के हैं। कोट दीजी सिंधु ये फजल अहमद देख लीजिए। रंगपुर मादर नदी किनारे रंगनाथ राव। रोपड़ सतलज नदी किनारे यज्ञदत्त शर्मा। लोथल भोगवा रंगनाथ राव। आलमगीरपुर हिंडन यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांडो गोर दाश्क, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप लोग जो है। और इनके करंट में इनकी पोजीशन क्या है और ये किस सन में जो है इन्होंने इसको खोजा था जो है, तो देख लीजिए जो है। इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, शॉर्ट में दे दिया है मैंने। आइए हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर चलते हैं, देखते हैं वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीज़ें थी उस समय जो है, ठीक है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों ने ही जो है जो सभ्यता स्थापित की, इसी को वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्यों की जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ठीक है। इनकी जो शासन करने की इकाई थी, इस क्रम में इन्होंने इसको 5 भागों में बांट दिया था: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आइए देखते हैं जो है गांव के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का विधान विश्वपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। आगे राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। सूत, रथकार और कस्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार और कम्मादि ये रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए दिशा। उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, मध्य, दक्षिण। प्राची, प्रतीची, उदीची। सम्राट, स्वराज, विराट, राजा, भोज। इस तरीके से इन्होंने इसको अलग किया हुआ था जो है। आगे देखिए वाजपति। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्याय के अधिकारी का उल्लेख नहीं हुआ है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, ठीक है। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। मतलब इस समय कुछ विकास हो गया था और इसमें जो स्त्रियां हैं ये लोग पार्टिसिपेट कर सकती थी जो है। देखिए आगे है हमारा युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। जो कबीले का नेतृत्व जो था उस समय पे राजा करता था जो है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। अगला है दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह शुद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ, ठीक है। तो दशराज युद्ध का उल्लेख ये आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और ये रावी नदी
के तट पर लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास आपके विजयी हुए। ठीक है। इसके बाद देखिए, ऋग्वैदिक समाज को इन्होंने 4 वर्णों में विभक्त किया था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये माना गया था कि जो ये चारों वर्ण थे हमारे, जो है कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के द्वारा, जो है परम पुरुष। ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट में, उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की 18, वेदांग की जो है वो 6 है। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। उस समय में पिता को जो है वो कुलप कहा जाता था, जो मुखिया होते थे, जो है। ठीक है। आगे देखिए, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कर्म में भाग ले सकती थी। उस समय में जो स्त्रियां थी वो यज्ञ कर्म में भाग ले सकती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय में बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी, समाप्त हो गई थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। उस समय अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से शादी कर सकते थे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। गार्गी बहुत विदुषी महिला थी, जो है इन्होंने काफी अच्छा संवाद किया था याज्ञवल्क्य ऋषि से। आगे है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अगर कोई महिला जीवन भर अविवाहित है तो उसको अमाजू कहा जाएगा। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य लोग उस समय जो ड्रिंक करते थे, जो पीने वाली चीज़ें जो है वो सोमरस था। ठीक है। आगे है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वास, अधिवास और उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहनते थे इनको नीवी कहा जाता था। 3 तरह के कपड़े का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीश। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक देख लीजिए, जो है चारवाक प्रवर्तक, योग पतंजलि। ठीक है। योग जो दर्शन था इसको पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादवरायण, वैशेषिणी, कड़ाद या उलूक, ये सब बड़े फेमस थे। इस समय पे देखिए जो आपके पतंजलि जी हैं, ये वही पतंजलि जी हैं। आगे देखिए, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन उस समय क्या थे? संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अघन्या ने मारे जाने वाले योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। आगे देखिए, आर्यों का जो प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का जो प्रिय पशु थे वो घोड़ा थे और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी जाने वाली धातु लोहा थी। इन्होंने लोहे की खोज की थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी।
ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था, सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, ऋण देकर उस समय पे ब्याज लेते थे। मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो अग्नि की इसीलिए पूजा की जाती थी क्योंकि ये जो अग्नि थे, इनको ये माना जाता था कि ये मनुष्य और देवता के बीच में जो है ये एक मध्यस्थता करते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा को एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो गंगा का उल्लेख है वो 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा जो है, ये आपकी शॉर्ट में ऋग वैदिक कालीन नदियां जो थी। ठीक है, उनका प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। तो कुंभ, कुर्रम, कुबा, काबुल, वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाव, परुषणी, रावी, शत्रुदी, सतलज। ये सतलज पहले था, सत्तुद्री था, और परुषणी था रावी नदी का, आस्किनी चिनाव नदी का। तो देख रहे हैं आप जो है, विपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था, सदा नीरा गंडक नदी को, दृशधत्ती घग्गर नदी को, गोमती नदी को जो है गोमल, सुवस्तु, स्वात। देख रहे हैं आप जो इस तरीके से जो है ये इनके प्राचीन नाम थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए थे। उस समय उत्तर वैदिक काल जब आया जो है, तो उस समय जो है इंद्र के स्थान पर इन्होंने प्रजापति की सबसे अधिक लोकप्रिय देवता हो गए थे। आइए देखिए ऋग वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे और क्या उनका जो है नाम था। इंद्र थे, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थता, अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था जो है। ठीक है, अग्नि देवता जो थे इनको देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता माना गया था। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कार्यता। देव आकाश का देवता, सबसे प्राचीन सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। आश्विन जो है वो विपत्तियों को। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु भगवान को विश्व का संरक्षक और पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय पे राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान, उस समय राजसूय यज्ञ होता था जो है राज्याभिषेक पर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो ये सब चीज़ें थी जो है जन्म के आधार पर होने लगा था जो है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता? सिरा, और हल की जो रेखा थी उसको सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, तो आइए देख लीजिए अगला पॉइंट है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। मूल तत्व सांख्य दर्शन जो था वो सबसे प्राचीन है। इसमें 25 तत्वों को माना गया है और इसमें पहला जो तत्व है वो प्रकृति है। आगे देखिए, अगला है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवृति नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। ये सब उत्तर वैदिक काल की चीजें थी। महाभारत का पुराना जो नाम था, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक जो संस्था थी, गोत्र शुरू हो गया था जो है। ठीक है। तो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्र नारायण ने की थी। तो इसी के साथ जो है आपका जो है ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया जो है। और इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध सभाएं इत्यादि के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे जो है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, इसी के दृष्टिकोण से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो है। और आप लोग इनका नोट्स बनाकर जो है अपना पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ों को आपके क्लियर कराऊंगा। आप लोग लग के बस तैयारी कीजिए जो है। ठीक है। और इसके बाद जो है मैथ का भी लेक्चर आपका चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देखते रहिए। जीएस हो गया, हिंदी की भी जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको भी मैं फटाफट आपका करवा दूंगा जो है। तो वो सब चीज़ें भी आप लोग जान जाएंगे जो है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाए और आप लोग जो है अपने जीवन में सक्सेस हों। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी इस बात को पहुंचाइए, ताकि सारे फ्रेंड्स आपके हमारी इस सुविधा का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।